तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी है गुरुजी। अब देखिए, ऊपर से देखने में तो ये एक बच्चे की मतलब एक बहुत ही सीधी सादी शैतानी की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल, एक नटखट लड़का है लालू और एक बेचारे मेहमान है गुरुदेव। और एक शरारत है जो उन्हें पूरी रात मतलब बहुत तंग करती है। कहानी तो सीधी ही है। हाँ, लगती तो सीधी है, लेकिन हमारे पास जो इस कहानी का हिंदी अनुवाद है उसे जब बार बार पढ़ते हैं तो लगता है कि मामला इतना भी सीधा नहीं है। आज हम इसी की परतों को जरा खोलने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लालू की ये शरारत सिर्फ एक मजाक थी या फिर उस दौर के बदलते समाज, परिवार और परंपराओं पर एक बहुत ही मजेदार टिप्पणी थी। और यही सवाल इस कहानी को इतना खास बना देता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ किरदार नहीं दिखते बल्कि दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ माँ है जो अनुशासन और परंपरा को बहुत मानती हैं। हाँ, दूसरी तरफ पिता हैं जिनका जोर आत्मनिर्भरता पर है, और इन दोनों के बीच में है लालू, जो शायद इन दोनों ही दुनियाओं को एक तरह से चुनौती दे रहा है। तो चलिए इसी टकराव से शुरू करते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत ही घर के माहौल से होती है। लालू कोई 10-11 साल का है, लेकिन उसकी शरारतें अरे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर वो एक रबर का सांप दिखाकर अपनी माँ को इतना डरा देता है अरे वो तो हदी थी। कि वो गिर पड़ती है और उनके पैर में 7 दिन के लिए मोच आ जाती है। ये सुनकर मुझे लगता है कि ये सिर्फ शैतानी नहीं, ये तो मतलब हद पार करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, और माँ की प्रतिक्रिया भी वैसी है। वो तंग आ चुकी हैं, और उनका समाधान क्या है? एक मास्टर रख दो। हाँ, एक मास्टर रख दो। ये उस पारंपरिक सोच को दिखाता है कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसे बाहरी अनुशासन की जरूरत है, कोई ऐसा हो जो उसे काबू में रखे। लेकिन पिता का नजरिया एकदम उल्टा है। वो कहते हैं जब मैं छोटा था तब मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था, मैं तो अपने आप पढ़ा। वो चाहते हैं कि लालू खुद मेहनत करे, यहाँ तक कि वो एक शर्त भी रख देते हैं। हाँ, वो शर्त भी बड़ी दिलचस्प है कि जिस साल लालू क्लास में फर्स्ट नहीं आएगा उसी साल मास्टर रखा जाएगा। पर एक मिनट, अगर माँ इतनी परेशान थी और लालू की वजह से उन्हें चोट भी लग चुकी थी, तो पिता इतने बेफिक्र कैसे हो सकते थे? क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भरता का सिद्धांत था या कुछ और भी था? तो ये सवाल बहुत दिलचस्प है। देखिए, पिता का जो किरदार है यहाँ, वो एक तरह की आधुनिक सोच को दिखाता है जो उस समय शायद नहीं रही होगी। अच्छा, वो रट्टा मारकर या डंडे के जोर पर पढ़ाने के सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, इसमें थोड़ी लापरवाही भी नजर आती है। वही तो। वो शायद अपने बेटे की शरारतों की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे, या फिर उन्हें ये सब बच्चे का बचपना ही लग रहा है। और यही टकराव, हाँ, यही टकराव लालू को वो आजादी देता है जिसका वो भरपूर फायदा उठाता है। मतलब घर के अंदर ही अनुशासन को लेके एक लड़ाई चल रही है और लालू उस लड़ाई के बीच में मजे ले रहा है। बिल्कुल। और इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो अनुशासन और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है, घर के पूजनीय गुरुदेव स्मृति रत्न जी। हाँ, और उनका आना कोई मामूली घटना नहीं है। माँ मतलब नंदरानी की सालों की इच्छा पूरी हो रही है। उनके लिए घर की निचली मंजिल का सबसे अच्छा कमरा तैयार किया जाता है, नया पलंग बनता है, पूजा की अलग से व्यवस्था होती है, पूरा माहौल श्रद्धा और सम्मान से भरा है। सही बात है। गुरुदेव यहाँ सिर्फ एक मेहमान नहीं है, वो एक तरह से चलती फिरती परंपरा है, एक ऐसी सत्ता जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और लेखक ने माहौल भी क्या खूब बनाया है। जब गुरुदेव पहुँचते हैं तो बाहर मूसलाधार बारिश और तेज हवा चल रही है। हाँ, इन करके आरामदायक बिस्तर पर मसहरी लगाकर सो जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि बाहर का तूफान तो कुछ भी नहीं। असली तूफान तो मसहरी के अंदर शुरू होने वाला था। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। लेखक यहाँ जिसे सिचुएशनल आयरनी या परिस्थिति की विडंबना कहते हैं, उसका बड़ा कमाल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आधी रात को गुरुजी की तोंद पर पानी की बूंदें गिरती हैं, और वो क्या सोचते हैं? क्या? कि नए मकान की छत शायद धूप से चटक गई है। हाँ, एक स्वाभाविक अनुमान। एक सम्मानित गुरु जो ज्ञान का प्रतीक है, वो एक बहुत ही मामूली भौतिक समस्या में फंस जाते हैं और उसका कारण भी गलत समझ बैठते हैं। और ये गलतफहमी तो बढ़ती ही जाती है। वो बेचारे भारी भरकम पलंग को एक कोने से दूसरे कोने में खींचते हैं। हाँ, मसहरी समेत। लेकिन पानी की बूंदें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ये पढ़ते हुए हंसी तो आती है, पर उनकी लाचारी पर तरस भी आता है। बिल्कुल, वो एक अनजान घर में अकेले हैं, उन्हें डर है कि कहीं छाती ना गिर पड़े। और यही डर उन्हें कमरे से बाहर बरामदे में ले आता है। वहाँ का दृश्य भी देखने लायक है। एक टिमटिमाती लालटेन, चारों तरफ अंधेरा और बाहर तूफानी बारिश। और वो उस बेंच पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं जो उनके मेजबान के गरीब मुवक्किलों के लिए रखी है। एक गुरु जिसे सबसे ऊंचा आसन मिलना चाहिए,
वो सबसे निचली जगह पर बैठा है। लेखक यहाँ बिना कुछ कहे ही उनके सम्मान को जमीन पर आते हुए दिखा रहे हैं। मुझे तो वो हिस्सा सबसे मजेदार लगा जब मच्छरों की फौज उन पर हमला कर देती है। अरे हाँ। कहानी में लिखा है पछाक के बड़े बड़े मच्छर। गुरुजी अंगोछा फटकार कर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, दौड़ते भागते हैं और सर्दी की रात में भी पसीने से तरबतर हो जाते हैं। एक पल को तो वो ज्ञान ध्यान सब भूलकर पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। हाँ, और उनकी हताशा उनके शब्दों से जाहिर होती है जब वो थक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, काटो कम वक्तो, खूब काटो। सोचिए जरा, ये एक विद्वान गुरु के शब्द नहीं है, ये एक हारे हुए थके हुए इंसान की आवाज है। हाँ, वो मनी मन उस जगह को, उस अभागे देश को कोसते हैं और कसम खाते हैं कि सुबह होते ही पहली गाड़ी से लौट जाएंगे। यहाँ लेखक ने उस विडंबना को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, जिस गुरु को घर पवित्र करने के लिए बुलाया गया था, वही गुरु उस घर से भाग जाना चाहता है। और फिर सुबह होती है और सारा ड्रामा सामने आता है। माँ जब गुरुजी के कमरे में जाती हैं तो कमरा खाली और अस्त व्यस्त मिलता है। वो घबरा जाती हैं। फिर उनकी नजर बरामदे के कोने में सिकड़े हुए बैठे गुरुजी पर पड़ती है और वो अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, टपकती छत से लेकर खून चूसने वाले मच्छरों तक। नंदरानी यानी माँ ये सुनकर रोने लगती हैं। उन्हें अपने मेहमान की दुर्दशा पर दुख भी होता है और शर्मिंदगी भी। हाँ, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक तार्किक सवाल कौंधता है जो शायद गुरुजी के दिमाग में डर के मारे आया ही नहीं। है गुरुदेव, ये मकान तो 3 मंजिला है, बरसात का पानी 3-3 छतों को भेद कर नीचे कैसे आ सकता है? और बस यही वो पल है, एक सवाल और सारा रहस्य खुल जाता है। बिल्कुल। उन्हें एक सेकंड नहीं लगता ये समझने में कि ये करतूत किसकी हो सकती है। वो भागकर कमरे में जाती हैं, मसहरी के ऊपर देखती हैं और वहां कपड़े में बंधा बर्फ का एक टुकड़ा, जो अभी तक पूरा पिघला भी नहीं था। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है कि एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में इतना शातिर प्लान आया कैसे। सही बात है। बर्फ जो धीरे धीरे पिघलेगी और पानी बनकर टपकेगी, ये कोई मामूली शरारत नहीं थी, इसमें तो पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल, ये एक सोची समझी योजना थी। और जैसे ही सच्चाई सामने आती है, माँ का दुख गुस्से में बदल जाता है। और कैसा गुस्सा! वो नौकरों पर चिल्लाती हैं, पाजी ललुआ कहाँ है, उसे मारते मारते पकड़ लाओ। उनका गुस्सा स्वाभाविक है। उन्होंने इतनी श्रद्धा से गुरु को बुलाया और उनके बेटे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जब गुरुदेव को असलियत का पता चलता है तो वो गुस्सा नहीं होते। वो अपनी बेवकूफी पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यहाँ तक कि लालू के पिता, जो अब तक शायद गंभीर बने हुए थे, वो भी दूसरी तरफ मुंह करके अपनी हंसी नहीं रोक पाते। हाँ। ये क्या था? जिस आदमी ने पूरी रात नर्क झेला, वो अपनी इस हालत पर हंस क्यों रहा है? ये इस कहानी का सबसे गहरा बिंदु है मेरे हिसाब से। गुरुजी का हंसना कई बातें बताता है। जैसे पहली, शायद उन्हें अपनी ही अज्ञानता पर हंसी आ रही है कि कैसे वो एक बच्चे की चाल में फंस गए और पूरी रात प्रकृति को कोसते रहे। हो सकता है। दूसरी बात, उनकी हंसी एक तरह से पुरानी पीढ़ी की हार की स्वीकारोक्ति में है। वो समझ जाते हैं कि जिस सत्ता और सम्मान को वो बहुत गंभीरता से लेते थे, उसे एक बच्चे ने खेल खेल में चुनौती दे दी और जीत भी गया। अच्छा। उनकी हंसी में गुस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का आश्चर्य और शायद थोड़ी प्रशंसा भी छिपी है। और लालू, वो तो सीन से गायब है। हाँ, वो तो निकल लिया। एक नौकर बताता है कि वो मौसी के घर मिठाई खा रहा है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित, और अगले 15 दिनों तक घर नहीं लौटता। शायद जानता है कि जब तक माँ का गुस्सा शांत नहीं होगा, तब तक दूर रहना ही बेहतर है। उसे कोई सजा नहीं मिलती। यही तो बात है, सजा तो दूर की बात, उसकी चतुराई पर सब हंस रहे हैं। और कहानी का अंत हमें वापस उसी सवाल पे ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर हम लालू को सिर्फ एक शैतान बच्चे की तरह देखें तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे एक प्रतीक के तौर पर देखें, एक नई पीढ़ी का प्रतीक। हाँ, एक नई पीढ़ी का प्रतीक जो पुरानी, गंभीर और कभी-कभी खोखली परंपराओं को नहीं मानती, तो कहानी के मायने ही बदल जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लालू का निशाना गुरुदेव नहीं थे, बल्कि वो पूरा सिस्टम था जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल। वो सम्मान, वो अंधश्रद्धा, वो बिना सवाल किए मान लेने वाली बातें, उसकी शरारत एक तरह का विद्रोह थी। इसे एक नरम विद्रोह कह सकते हैं। वो सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी हरकत से पूरी व्यवस्था को हिला देता है। सही। पिता का आधुनिक नजरिया उसे हिम्मत देता है और माँ का पारंपरिक अनुशासन उसे एक लक्ष्य देता है जिसे चुनौती देनी है। गुरुदेव तो बस उस टकराव के बीच में फंस जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अंत में जीत लालू की ही होती है, यानी नई सोच की। तो कुल मिलाकर गुरुजी एक सतह पर हंसाती है
और दूसरी सतह पर सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये हमें दिखाती है कि कैसे एक बच्चे की नज़र से दुनिया बहुत अलग दिख सकती है, जहाँ बड़े लोगों की गंभीर बातें और सम्मान के पैमाने सिर्फ एक खेल का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। बताइए। कहानी में लालू को कोई सजा नहीं मिलती। सब उसकी हरकत पर हंसकर बात को खत्म कर देते हैं। क्या लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसके जरिए ये कह रहे हैं कि कभी-कभी परंपरा और सत्ता को चुनौती देना, भले ही वो बचकाने तरीके से हो, जरूरी है? या फिर ये बस एक इशारा है कि पुरानी सत्ता अब खुद को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी वो पहले लिया करती थी? इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से कहानी को और भी यादगार बना देता है।